हाँ तो साथियों, अभी से अगर देखा जाए तो आप लोग के क्लास 10वीं का जो 2025 में फाइनल परीक्षा होने वाला है उसका 2-3 महीना ही बचा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने सेंटअप एग्जाम के सारे प्रश्नों को देख लिया जो आपके अच्छे एग्जाम से गुजर चुका है। तो आपसे हम लोग क्या करेंगे कि अब से हम लोग मॉडल पेपर को चेक करेंगे 2021, 22, 23, 24 और जो 25 वाला भी आने वाला है उन सभी मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, और ताकि आपको पता चल पाए कि बिहार बोर्ड जो है वह किस प्रकार के प्रश्नों को पूछता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि मॉडल पेपर जो गणित आपका सब्जेक्ट है उसको चेक करने वाले हैं, और आप लोग एक एक प्रश्न को समझते चलिएगा और एक एक प्रश्न को याद भी करते चलिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर से ही कई प्रश्न जो है ना वो आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है इस प्रकार से दिया हुआ, कह रहा है क्या कि 52/115 का सरलतम रूप होगा, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम काट खूट कर उसको छोट बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 92 में कितना दिया हुआ है 115। तो बताइए ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 92 और 115 दोनों आता है। तो आप लोग कहिए कि सर 23 के पारा में 23 चौका होता है 92 और 23 पचे कितना होता है 115, यानी कि 4 में कितना हो जाएगा 5। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने इस प्रकार से पूछा गया है, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। तो ये तो बार बार आप लोग को वास्तविक संख्या में पढ़ाया जाता है कि अगर कोई भी दो संख्या है ना परिमेय संख्या तो उसके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं जिसका नीचे वाला भाग जो है वो 2 के पावर m गुने 5 का पावर n का रूप का होता है। तो इन चारों में से कौन सा है। तो जब आप लोग 15 में 1600 को करिएगा तो देखिए 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग कहिए कि सर 3 गुने 5 लिख सकते हैं। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 320 गुने 5 लिख सकते हैं। तो 5 से 5 कट जाएगा और बचेगा कितना 3 में 320, और 320 को जब आप लोग तोड़िएगा तो 2 का पावर 6 गुने 5 का रूप बनेगा, मतलब कि यही क्या हो जाएगा कि यही दशमलव प्रसार शांत होगा, बाकी सब क्या होगा अशांत होगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है कि बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है c बटा में a। तो देखिए c का वैल्यू कितना है a, तो a हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना है d, तो d हो जाएगा, यानी कि a बटा में कितना हो जाएगा d। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया a बटा में d। प्रश्न नंबर 5 जो है वो आपके सामने इस प्रकार से है कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक है। तो √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है, तो √18 को जगह आप लोग तोड़ने का कोशिश करिएगा तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 9 गुने 2 लिख सकते हैं, और 9 किसका वर्गमूल होता है, तो आप लोग कहिएगा कि 3 का, तो ये 3 आ जाएगा और √अंडर कितना आ जाएगा 2। तो कह रहा है कि परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, तो यह कितना है √2 है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ते हैं कि वह संख्या जो खुद से और 1 से विभाजित होता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है, तो वह 2 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने इस प्रकार से है, क्या कर रहा है कि यदि a = bq + r है जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है तो r के बारे में पूछा गया कि r क्या है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय में आप लोग पढ़ते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर क्या होता है, बीच में a होता है, इस तरफ b होता है, यहाँ q होता है, और जो शेषफल बचता है वो r होता है। तो r का वैल्यू क्या है कि हमेशा b से कम होता है, r का वैल्यू क्या होता है हमेशा b से कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने इस प्रकार से दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब इन चारों में पूछा गया है कि वह कौन सा संख्या जो है ना वह क्या है कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सा होता है, तो आप लोग को बताया गया है कि जो p/q के रूप का हो। तो इसमें कौन है, तो आप लोग कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 6√5 अपॉन √5। तो √5 से √5 कट के कितना आएगा 6, और 6 क्या है परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दुर्घात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 15 के शून्यक है। इसका शून्यक क्या है, तो शून्यक निकालने का आपको कई तरीके बताया है। तो इसमें पूछा नहीं कि शून्यक कौन सा है, पूछ रहा है कि शून्य क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि दोनों बराबर संख्या है, ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि शून्यक निकालेंगे। और शून्यक निकालेंगे कैसे, तो आप लोग को तरीका सिखाया है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे इसका शून्यक। तो देखिए 12 है, तो 12 किसको किसको था, 7×5 = 35, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग कहिएगा कि 12 आ जाएगा। यानी कि यह हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 5x प्लस में हो जाएगा 35। अगर यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा x प्लस 7, और यहाँ से 5 कॉमन लीजिएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 7। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, एक तो -7 आएगा और दूसरा आएगा -5, क्योंकि दोनों क्या है प्लस में है। तो देखिए दोनों संख्या है -7 और -5 क्या है ऋणात्मक संख्याएं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ऋणात्मक है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए रूट के अंदर सारे संख्या जो है ABCD वह चारे क्या है कि रूट के अंदर है। और आपको बताया है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं वह अपरिमेय, और जिसका निकाल सकते हैं वह परिमेय। तो √121 किसका वर्गमूल 11 का, √196 किसका 14 का, √289 17 का। लेकिन क्या √27 किसी भी संख्या का वर्गमूल होता है, तो आप लोग कहिएगा कि नहीं। और जब वर्गमूल नहीं निकला तो ये क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। तो शून्यक निकालना है, तो सिंपल है क्या करेंगे कि 5y² माइनस में तो उस तरफ जाएगा कितना आ जाएगा प्लस में 25, 5 से 25 काटेंगे तो y² = कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से y का वैल्यू निकालेगा तो प्लस माइनस √अंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि √5 और माइनस रूट, या ये गलत हो जाएगा, √5 और माइनस √5। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 12 नंबर प्रश्न क्या है कि एक दुर्घात बहुपद के शून्यकों का योग, मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू कितना है -40। तो कह रहा है दुर्घात बहुपद निकालना है। तो दुर्घात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है कि x² - x इंटू में a अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पुट करेंगे तो x² माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है, कितना प्लस में दिया हुआ है प्लस में 3, यानी कि x² - 3x और माइनस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ बन जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने इस प्रकार से है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का क्या होगा, मतलब कि क्या हल होगा, एक हल होगा या दो हल होगा या अनगिनत हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बैठाएंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और फिर चेक करेंगे कि किसके बराबर है। तो ये आएगा 1/2, 2/4 यानी कि ये भी 1/2 और 4/8 यानी कि ये भी 1/2 हो जाएगा। तो देखिए तीनों के तीनों क्या है बराबर, और जब तीनों के तीनों बराबर होता है तो वह क्या होता है कि अनगिनत हल होता है। क्या होता है, अनगिनत हल होता है। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने इस प्रकार से है कि यदि बहुपद x² + x - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है
तो बी का मान क्या होगा। मतलब मान लीजिए कि एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक 1 बटा में अल्फा होगा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b/a यानी कि 1। तो अल्फा से अल्फा कट के बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है क्या कि अर्धवृत्त का कोण होता है। कोई भी अर्धवृत्त जो है, अर्धवृत्त मतलब इस प्रकार का अर्धवृत्त, तो इसका कह रहा है कि कोण कितना होगा। तो सिंपल सा है कि इसका कोण कितना होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है तो वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या बताया है कि जब भी आपके मूल के बारे में पूछा जाए कि वास्तविक है कि नहीं है, या वास्तविक है तो असमान है या असमान है, तो उसके लिए हम लोग डी यानी कि विविक्ति कर निकालते हैं। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आया तो यह समान होगा, डी का वैल्यू 0 से बराबर आया तो असमान, और डी का वैल्यू 0 से छोटा आया तो क्या होता है कि मूल नहीं होता, वास्तविक मूल नहीं होता है। और कह रहा है कि मूल वास्तविक मूल नहीं है, मतलब क्या है कि 0 से छोटा होना चाहिए, और 0 से छोटा कौन सा दिया हुआ है, तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट जानते हैं कि नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो इसका वैल्यू जब पुट करिएगा तो आपको आएगा 1/2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जब निकालिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 3, -3 मिलेगा। कितना मिलेगा, -3, और गुना करवाइएगा तो 1 में -6 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है कि समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद क्या होगा। तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है -3, डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू है 7, और एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू है 21। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो -3, 21 में से 1 जाएगा तो 20 गुने 7, 20 सत्ते 140, और 140 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 137। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 137। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इन चारों में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण मतलब जिसका घात जो होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, 2 होगा, और वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने इस प्रकार से है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 74, 72, 78 डॉट डॉट का कौन सा पद 0 होगा। तो ये बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न। ऐसे में देखिए कह रहा है कि लगातार 4 घट रहा है, तो 80 को 4 से अगर हम लोग भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा, और 0वां पद एक अपने आप में एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि 21वां पद होगा। कितना होगा, 21वां पद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने दिया हुआ है क्या कि यदि समांतर श्रेणी का समान पद 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो n बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे रखेंगे। तो अगर n के इक्वल टू 1 रखेंगे तो 6 में से 4 घट के 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 में से 6 घटेगा तो -2, 3 रखेंगे तो 12, 12 में से 6 घटेगा तो -6। कह रहा है कि सार्वंतर मतलब दूसरे में से पहला पद घटाइए, तो -2 में से -2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4, यानी कि इसका सार्वंतर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी -4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर जो होना चाहिए वह समान होना चाहिए। तो करके देखते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे यानी कि 6 हो जाएगा, 4 में से -6 घटाएंगे तो -10, ये नहीं हो सकता है। a² में से 1 घटाएंगे तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो 1/2 में से 3/2 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा -1 आएगा, फिर -1 इसको भी करिएगा तो -1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि इसका हर एक पद का सार्वंतर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 नंबर है कि मूल बिंदु के नियामक
होती है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या है, मतलब कि जहां x और y दोनों के दोनों क्या हो, 0 हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0 0। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने इस प्रकार से है कि त्रिभुज एबीसी जो है वह समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तथा क्यूआर बटा में बीसी जो है वो 2/3 है। तो इसका पूछा है कि एरिया का रेशियो, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कि 4/9 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में x का मान है, तो x का मान क्या होगा, तो देखिए पी क्यू आर दिया हुआ है, तो p का वैल्यू कितना 60, q का वैल्यू कितना 50, तो 50 और 60 मिलके कितना हो गया 110, यानी कि r कितना हो गया 70, और 70 यहाँ है तो x भी कितना हो जाएगा 70। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न है कि बिंदु R 0,6 और S 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है कि x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2। तो देखिए 0 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, 8 बटा में 2, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 6 बटा में 2, तो 2 से 8 कट के आ जाएगा 4, 2 से 6 कट के आ जाएगा 3, यानी कि कितना आया 4,3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न देखिए करा है कि बिंदु 4, 6 और 8, 2 के बीच की दूरी है, इसके बीच का दूरी क्या होगा, तो बीच का दूरी होता है कि √8 में से 4 घटाएंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 16 √32 और 32 को जब खोलिएगा तो ये आ जाएगा 4√2 आएगा, कितना आएगा 4√2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने इस प्रकार से दिया हुआ है कि sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और नीचे से जब 4 कॉमन लीजिएगा एलसीएम तो उसके बाद क्या है कि ऊपर नीचे 4 4 कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग एक एक प्रश्न को समझते चलिए, क्योंकि यह सभी प्रश्न जो है ना, यह मॉडल प्रश्न का ही प्रश्न जो है वो आपके फाइनल एग्जाम में भी आता है। तो प्रश्न को समझते चलिए और प्रश्न को बनाने का भी कोशिश करिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं कैसी होता है। तो जब भी रेखा अगर याद रखिएगा कि संगत है ना, तो उसका याद रखेगा कि या तो परिच्छेदी होगा या संपादी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 नंबर देखिए बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहा है कि बिंदु -6 और -5/2 किस पाद में है। तो आप लोग जानते हैं कि 4 पाद होते हैं, पहले में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस। तो माइनस माइनस दोनों कहाँ आ रहा है तृतीय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पाद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से देखिए पी क्यू और आर को एस तक बढ़ाया जाता है। पी आर एस यानी कि इसका वैल्यू है 120 डिग्री। क्यू पी आर इसका वैल्यू है 63 डिग्री, कितना है 63। तो कह रहा है पी क्यू आर में तो इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। तो 60 और 63 मिलकर हो गया 123, कितना हो गया 123। तो 180 पुराने के लिए कितना चाहिए 57। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने इस प्रकार से है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा के समद्विभाजक करता है तो इसका त्रिभुज होगा, मतलब इसका समद्विभाजक इसका और इसका, तो ये भी क्या बनेगा, तो ये भी बनेगा समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज बनता है। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने इस प्रकार से है कि यदि त्रिभुज एबीसी में, देखिए यहाँ त्रिभुज एबीसी में डी जो है पैरेलल है बीसी के, मतलब डी ई इस प्रकार से है, और एडी 2 है और डीबी कितना है
3, तो कह रहा है कि ए बटा में AC, तो ये भी कितना आ जाएगा 2:3 में ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटा में D इक्वल टू BC बटा में FD ये समरूप होंगे, ये समरूप कब होंगे? तो ये समरूप होंगे जब B इक्वल टू E होगा। प्रश्न नंबर हम लोग 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न है कि दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, OQ इक्वल टू 3 और PQ इक्वल टू 4 है। तो आप लोग को बताया है ट्रिपलेट कि 3 4 रहने पर क्या आता है 5, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 36 की ओर बढ़ते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न देखिए करा है कि एक अक्ष से बिंदु 8 12 की दूरी क्या होगा? तो सिंपल है, 8 12 से क्या है, 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 और इसको जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा 208। तो √208 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37 नंबर है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से बनने वाली त्रिज्या का बड़ा बीच का कोण क्या होता है? तो यह 90 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है 90 डिग्री का। कोई भी अगर स्पर्श रेखा खींचा गया है और त्रिज्या है तो उसके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो 38 देखिए कर रहा है कि दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि PTQ मतलब ये वाला जो है वो 50 है, तो कह रहा है POQ, तो ये कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि आमने सामने वाले भुजाओं का योग कितना होता है 180, तो अगर ये 50 हुई तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 में देखिए करा कि यदि दिए गए समकोण PQR में PRQ थीटा है, PQ 3 है और PR 6 है, तो कह रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा? मतलब ये वाला जो थीटा पूछा गया है इसका वैल्यू क्या होगा? तो अगर ये 3 और 6 है तो 6 किसका स्क्वायर होगा 36 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा 36 का होगा। या ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि थीटा पूछा गया है, तो अगर हम लोग साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बटा में H होता है। क्या होता है P बटा में H, और इसके सामने वाला हो गया क्या, इसके सामने वाला हो जाता है बेस, यानी कि बेस हो गया 3 और ये हो गया 6, तो नीचे आ जाएगा 6 और ऊपर कितना जाएगा, तो ऊपर जाने के लिए हो जाएगा आपका कितना, और इसका तो पता ही नहीं है, तो इसका जो बन जाएगा कि 90 है तो बचा कितना 90 90, तो इसका हो जाएगा 30 डिग्री 45 डिग्री हो जाएगा, आधा आधा बटकर। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने इस प्रकार से है कि यदि tan A इक्वल टू 3/4 है तो कौशे का वैल्यू क्या होगा? तो tan A 3/4 है तो कौशे का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4/5, क्योंकि B का वैल्यू 4 है और H का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए बच्चों वाला प्रश्न है कि cot 44 डिग्री बटा में tan 46 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो अगर हम लोग cot 44 को अगर tan में बदलेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा tan 46 और नीचे भी tan 46, तो ऊपर नीचे कट के कितना आ जाएगा 1, तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो मान होता है वो होता है tan 45 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है कि यदि वृत्त की परिधि का मान 48 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और इसका वैल्यू कितना है 88, तो 2 से 88 काटिएगा तो आ जाएगा 44 और पाई का वैल्यू अगर हम लोग 22/7 रखेंगे तो 22 से 44 2 मरतबे और 2 सतह कितना हो जाएगा 14, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 44 आपके सामने दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में R समकोण है तो P + Q, अगर R समकोण मतलब क्या है कि R का वैल्यू 90, तो बचा जो P + Q उसका भी वैल्यू कितना होगा 90, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर जो कोण बनता है वह 180 डिग्री का, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो 45 है कि अल्फा बट्टा में 4 = 15 है, तो
तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 डिग्री। तो कह रहा है कि √3 कॉसेक अल्फा, यानी कि √3 और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉसेक 60 का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा कि यह होता है 2/√3। तो √3 से √3 कट के कितना बच जाएगा, 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले वृत्तों का क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब देखिए पाई R² R1² फिर पाई R2² और फिर बड़ा पाई R² है, तो पाई से पाई तो कट के क्या हो जाएगा कि R1² प्लस R2² और R1²। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 देखिए कह रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है। तो आप लोग पढ़े कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। तो 49 देखिए कह रहा है कि कॉट 1 डिग्री और कॉट 89 डिग्री। तो कॉट को आप नीचे लाइएगा तो यह tan में आएगा और tan को फिर कॉट में बदलेगा तो कॉट 89 से कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं और मॉडल पेपर के या पहला वाला वीडियो में आपको 1 से 50 तक ही प्रश्न करवाए जाएंगे, उसके बाद 51 से 100 तक हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। कह रहा है कि 8 त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो होता है 4πr²। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आप लोग एक एक प्रश्न को मॉडल पेपर का याद करते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में टकराने वाले हैं।